एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू सामा पॉडकास्ट। जब मैं बात करती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के ताहयात नाअहली केस की, तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं, क्या किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ इतना मुश्किल टेस्ट होता है? मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल, कागजात में जब गलती हो जाए तो पूरी उम्र ना अहल। पार्लियामेंट का काम इन्हीं को करने दीजिए। फिर जब मैं बात करती हूँ अटॉर्नी जनरल की, तो उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं इसी ताहयात नाअहली के केस के मुतल्लिक, उन्होंने कहा, अदालत तय करेगी नाअहली का डिक्लेरेशन कौन देगा। नाअहली का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए। फिर जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की लीगल टीम की, तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने भी कुछ दलाइल पेश किए हैं। वो कहते हैं कि ताहयात नाअहली को आईनी तरमीम के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा फिर फर्दर एडिंग इनटू दिस, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जब मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार। अब मैं ये सोचती हूँ कि आई वॉज जस्ट गोइंग टू द आर्टिकल कि एक जर्नल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी, और क्या सब उसके पाबंद हो जाए? ये रिमार्क्स हैं। किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्या इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों का इतना मुश्किल टेस्ट होता है? वेल, इन द एंड इवेंचुअली हुआ ये है कि फरीकैन की सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला किया है कि ताहयात नाअहली के केस को महफूज कर दिया जाए और अभी कोई फैसला जारी ना किया जाए, और फैसला जो है ताहयात नाअहली का वो जल्द जारी करेंगे। तो अभी ये फैसला महफूज कर दिया गया है, और क्यों कर दिया गया इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। टुडे वी हैव मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल विद अस एट आवर समा पॉडकास्ट। इसके अलावा एडिंग फर्दर इनटू दिस, आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि पाकिस्तान में हमेशा से है। महंगाई। इन्फ्लेशन हमेशा से बढ़ती गई है। इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली। अब देखिए 2024 का पहला हफ्ता अब तक गुजरा नहीं है, पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हुआ, वीकेंड अभी चल रहा है। आई वुड रादर से दैट। और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती है, उनकी कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा इजाफा कि कीमतें फिर से आसमान से बातें करना शुरू हो गई है। 19 अशियाएँ, जिनमें चिकन, टमाटर, दाल, अंडे, इस तरह की जो चीज़ें जो रोज़ आप लोग डेली यूज़ करते हैं, उसमें 0.881% का इजाफा हुआ है। 9 अशियाएँ सस्ती हुई हैं, जिनको मैं काउंट नहीं करती। 9 अशियाएँ सस्ती हुई तो उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर 23 अशियाओं की जो कीमत है वो अभी बरकरार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रही थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों के अशारिया के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना कमाने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 35.33। फिर जब मैं बात करती हूँ 7,733 रुपये से 22,888 रुपये आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो 40.20 है। फिर जब मैं बात करती हूँ 22,889 रुपये से 29,517 रुपये माहाना कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए शरह में जो इजाफा हुआ है वो 46.38 है। फिर जब मैं बात करती हूँ 29,518 रुपये से 44,175 रुपये माहाना आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 43.75। क्या ये नॉर्मल लगता है आप लोगों को? मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है। इवन कि इफ़ यू गाइस कैन अफोर्ड इट, स्टिल दिस इज़ नॉट नॉर्मल। मतलब कि ये जो महंगाई का जिन है, ये कैसे काबू होगा? ये हाल है मुल्क का। इलेक्शन सर पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इतनी है, अपसाइड डाउन सब कुछ चल रहा है। कैसे चलेगा सब कुछ? आई वुड लाइक टू आस्क हिम, एंड आई वुड लाइक कि ही रादर कास्ट लाइट ऑन सच बर्निंग इशूज़। इसके अलावा एक और संगीन वाक़े के बारे में मैं बात करूँगी, जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। फ़लस्तीन की जब मैं बात करती हूँ, तो फ़लस्तीन में पिछले 3 महीने में 30,000 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, और उनमें छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, हर उम्र के फैमिलीज़ हैं। दे आर लिटरली वाइप्ड आउट। इस पर भी बात करूँगी, एंड आई पर्सनली हैव नो वर्ड्स टू डिस्कस, एक्सप्लेन। जो ये लॉस है वो तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस मैटर, एंड लेट्स जस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। मुझे ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ताहयात नाअहली का केस है, इसका फैसला महफूज कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तो सच ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें जितनी उजलत से काम लिया गया है वो बारकैफ लोगों के लिए एक मुअम्मा है। इतने ज़्यादा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आइनी इश्यूज़ भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं,
और सिर्फ इस मामले को टेकअप करके इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करना और फिर आनन फानन फैसला करके महफूज कर लेना, बारकैफ ये अदालत उज़्मा है, वो जो भी फैसला करेगी वो काबिल कबूल होगा, लेकिन लोगों के यहाँ जो सवालात पैदा होते हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और बात यह है कि इसमें बहुत सारी आरा सामने आई, हुकूमत की भी और अटॉर्नी जनरल की भी, PTI के वकला भी आए, जजेस के रिमार्क्स भी सामने आए। बारकैफ ये जो बहस जो कि काफ़ी अरसे से ये चल रही थी, और जो पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं मुख्तलिफ़ हज़रात, वो भी इस पर यही उनकी राय थी कि ये मामला पार्लियामेंट के फ़ोरम पे आना चाहिए, वो आइन में तरमीम करे तो उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ही से तायात नहली सामने आई, अब सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसको कानून को ख़त्म करता है तो बहरहाल ये एक सवालिया निशान है। लेकिन चूँकि यहाँ पे फ़ैसले होते हैं और माजी में भी नज़िया ज़रूरत के तहत फ़ैसले होते आए हैं, और हम दुआ करते हैं कि ये जो नज़िया ज़रूरत है ये किसी तरह पाकिस्तान से इसका बाब बंद हो जाए और खालिसन इंसाफ और मबनी फ़ैसले हों। चूँकि फ़ैसले तय करते हैं कि आपके और आवाम के दरमियान फ़ासले कम होने हैं या ज़्यादा होने हैं। क्योंकि जब अशराफिया को आनन फानन रिलीफ मिल जाता है उनकी मर्ज़ी का, मैंने एक कॉलम में लाइन लिखी थी आज से कुछ 10 साल पहले कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ अच्छी कीमत से या अच्छी किस्मत से मिलता है। तो आम आदमी इंसाफ से महरूम रह जाता है, लोग एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं नस्ल दर नस्ल, और दादे से पोते तक मुकदमात मुंतकिल होते हैं लेकिन फ़ैसले नहीं आते, इंसाफ नहीं होता और वो कब्रों में चले जाते हैं। और आम आदमी तो ये समझता है कि अदालतें उसके लिए हैं, उसको रिलीफ मिले, जस्टिस हो इस मुल्क के अंदर, आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ये जो आपने फरमाया, चाहे वो महंगाई है, चाहे जुल्म है, तशद्दुद है, अदम बर्दाश्त है, जितने भी मसाइल हैं उनका कहीं ना कहीं जाके जो उनके डांडे मिलते हैं इंसाफ के साथ। जिस माशरे में इंसाफ होता है वहाँ पे इस्लाहात भी होती हैं, लोगों के हकूक़ भी महफूज होते हैं और चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल नहीं होता। हमने देखा ये हालिया दिनों में कि जो कुछ हुआ, और एक पुलिस स्टेट बन गया है पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे कोई हमें ऐसा इतना स्पीडी इंसाफ नज़र नहीं आया, हालांकि होना चाहिए। ये पुलिस स्टेट नहीं है, और जिस तरह पुलिस ने मुदाखलत की, जिस तरह लोगों के यहाँ पुलिस ने चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, वो एक मैं समझता हूँ ऐसा मौजू है जिस पर अदालतों को मुदाखलत करनी चाहिए। पुलिस जवाबदेह है, पुलिस लोगों के लिए है, ना कि पुलिस एक अशराफिया की गुलाम बनकर अपने लोगों को रोंदे, उनके हकूक़ रोंदे और उनको भेड़ बकरियों की तरह हवालातों में बंद कर दे। हमारे लिए बनी है, हमारे लिए। ये जो है ना, इस पे भी अदालत को देखना चाहिए। बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिन पर अदालत की मुदाखलत नागुज़ीर है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ठीक है, हम ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करते हैं अदालत के डिसीजन की, और इसके पीछे भी हो सकता है कोई बेहतरी हो या कोई वजह हो जो अभी हमारे सामने खुल के सामने तो नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी इंशाल्लाह आगे। नहीं, वजह देखें, अदालतों ने माजी में भी जो फौजी आमरों की बात होती है, फौजी आमरों को अगर आसानियाँ पैदा हुई हैं उनके लिए, उनको अगर एक्नॉलेज किया गया है थ्रू कोर्ट, तो ज़ाहिर है ये अदालतें ही थीं जो आमरों को इंडोर्स करती रही हैं, उनके मामलात को, उनकी नाम नहाद आइनी इस्लाहात को या उनके एडवेंचर को अगर कहीं ना कहीं से इंडोर्स हुए हैं तो वो हमारी अदालतें ही हैं। तो बहरकैफ माजी की बात है, माजी करीब की बात है, जब परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ना था तो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह किसी ने दस्तक दी, और जस्टिस ये इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन होने दें फिर देखेंगे। तो बहरकैफ मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों को इंसाफ ऐसा करना चाहिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो।
बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं जो इतनी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली अशिया होती है, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। अभी सिर्फ एक हफ्ता गुजर रहा है, अभी मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से गुजरा भी नहीं है और ये हाल है, तो आगे जाके पूरे साल क्या होगा? मतलब ये जो चिकन, टमाटर, अंडे, दाल समेत और दीगर अशियाएँ जो कि बहुत बेसिक है, तो इनमें कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, ऑलमोस्ट 0.81% इजाफा हुआ है। देखिए, ये जो हमारा ये निगरान सेटअप है, उस पर मैं समझता हूँ कि उसकी नाकस तरीन कारकर्दगी का ये शाखसाना है। आप देख रही हैं कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सारी दौड़ें शाहराहों की, अंडरपास, ये पुल ये बना बना दो, दें, ये इमरजेंसी तोड़ के नहीं बना दो, यहाँ पे ये डेकोरेशन कर दी, ये प्लांट्स लगा दिए आप लोगों ने। अंडरपास अच्छे खासे चले हैं, उनकी जनाब दीवारें तोड़कर, टाइलें उतार कर, तोड़कर नई बिला वजह की रेनोवेशन हो रही है। मकरूज मुल्क हाँ जी, ऐसी अय्याशियों का मैं समझता हूँ मुतमल नहीं हो सकता। आपकी तरजीहात ठीक नहीं है। आप महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है? ऊपर से फिश तो नहीं आएंगे आसमान से। बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ा चैलेंज था ये जो हमारी निगरान हुकूमत केयरटेकर है गवर्नमेंट का, पंजाब में, बिल्कुल। वो इस हवाले से आपको कोई काम नज़र नहीं आएगा। इन्होंने एक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया, चले मान लिया आपने किया, लेकिन असल बात है कि ये जो महंगाई माफिया है, ये जो दिन और रात की तनासब से कीमतें बढ़ती हैं, उनका ग्राफ जी बुलंद होता है। बिल्कुल। क्या सर्दी में अंडे महंगे हो जाते हैं और क्या गर्मी में वो मुर्गियां और खुराक खाती हैं, सर्दियों में और खुराक खाती हैं? तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमारी जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी मौजूद हैं, पूरा एक जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो भी मौजूद हैं, वो मराहत ले रही हैं, सरकारी मराहत और तनख्वाहों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। पेट्रोल सस्ता हुआ और उस तनासब से तो चीज़ें नीचे आनी चाहिए थी ना। ट्रांसपोर्ट के किराए में ऐसी कमी आई है जो काबिल ज़िक्र हो, और ना जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके नरखों में कोई फ़र्क पड़ा है। दूसरी तरफ बिजली, हर दूसरे तीसरे दिन हम खबर पढ़ते हैं कि बिजली आज इतने फ़ीसद महंगी कर दी गई, गैस इतने फ़ीसद महंगी कर दी गई, लेकिन जबकि आम आदमी का जो उसके जो वसाइल हैं वो तो वही हैं, बल्कि उसकी चूँकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, तो उस तनासब से देखा जाए तो आवाम के जो वसाइल हैं वो कम हो रहे हैं और मसाइल जो है उनका जो बोझ है उनके कंधों पर वो बढ़ता चला जा रहा है। और हमारी जो एक ये मेहमान हुकूमत है, इनकी तरजीहात में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शोबदाबाजियाँ हैं, अपने आप के लिए अलकाबात और ख़िताबात, खुद ही अपने आप को अलकाबा देना, ये फ़लानी स्पीड है, फ़लाँ स्पीड है, प्राइम मिनिस्टर आके तारीफ़ कर रहा है। भाई आम आदमी के चेहरे पर जो मायूसी है, जो कर्ब है, जो उसकी तकलीफ़ है, उसकी भूख अफलास है, उसको कौन देखेगा? आप आते हैं, आप चंद एक जो सरकारी लाओ लश्कर के साथ, कहीं आईजी है, कहीं चीफ सेक्रेटरी है, कहीं सीसीपी लाहौर है, तो आप उस सारी हरारकी के दरमियान बैठकर आप फीते काटते हैं, आप इफ्तिताह करते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं। आम आदमी से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। आम आदमी से आपकी ना आपकी कोई उसके साथ नशिस्त है, ना उसकी नफ्स पर आपने हाथ रखा है कि वो किस तरह जी रहा है। तो असल बात है कि हमें हमारी तरजीहात दुरुस्त होनी चाहिए, शाहराएँ भी चाहिए, लेकिन पहले शहरी आते हैं कि शहरियों का मयार ज़िंदगी क्या है, आपने क्या शहरियों को दिया है, क्या हकूक़ दिए हैं? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं दिया। देखिए ना, महंगाई, अगर आप खाना खा के नहीं सोते, आपको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, तो मेरे लिए ये सड़कें बेकार हैं, मेरे लिए ये शोबदाबाजियाँ, ये अंडरपास की डेकोरेशन मेरे लिए बेकार है। असल बात है, आप इस मुल्क का जो एक आम आदमी है, जो महरूम तबकात है माशरे के, इस सर्दी में उनके पास ना प्रॉपर उनके पास ऐसी ग़िज़ा है, ना लिबास हैं, तो आप महंगाई पर कारी ज़रब लगाएं, इस माफिया को कंट्रोल करें। ये कौन सी क़यामत आ गई है कि अंडे जो सर्दियों में आप मेरा ख्याल है, मुझे अगर 30 रुपया गालबन फ़ी अंडा, शायद इससे भी कीमत 35 रुपये को बता रहा था, कि 37 रुपया 37 रुपये अंडे की कीमत है, ठीक है, यानी 37 रुपया फ़ी अंडा एक कीमत है। तो आप अंदाज़ा करें कि एक आम आदमी जाहिर है, नहीं 37 रुपए का एक आम आदमी तो अंडा अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, नहीं मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हुकूमत की ना वफाक में और ना नीचे पंजाब में इनकी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, जो दुरुस्त होनी चाहिए। आप महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारें,
जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल करें, जो मजिस्ट्रेट हैं उनको फील्ड में भेजें, ताकि महंगाई के हवाले से आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेकंड योर ओपिनियन, देखिए महंगाई के हवाले से आप कोई काम करें, डेकोरेशन, रेनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें चलती रहेंगी और इससे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला। केयर टेकर गवर्नमेंट अगर फॉर अ टाइम बिंग आती है तो एटलीस्ट वो अपना जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, हमेशा के लिए अपना एक मार्क छोड़ के जाती है, तो वो करके जाए इकोनॉमी के हिसाब से। इजाज़त से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन आपने यकायक जो लाइसेंस की फ़ीस को कई गुना बढ़ा दिया है। भाई आम आदमी आप कहते हैं जी लाइसेंस के बगैर आप मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइसेंस के बगैर पूरा पंजाब चला रहे हैं। आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस है? सो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इस बात को श्योर करता है कि आप गाड़ी चलाने के लिए अहल हैं। ये कोई मयार नहीं है। क्या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनसे हादसा नहीं होते? तो आप असल बात यह है कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक लॉज हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करें, लोगों को ट्रैफिक की एजुकेशन दें और मेक श्योर करें कि जो गाड़ियां हैं वो स्मूथ और अपनी अपनी लेन में चलें और कवानीन को फॉलो करें। लाइसेंस बनाने से हादसा कम नहीं होंगे। आप लोगों को इस बात पर एजुकेट करें कि आपने हर सूरत अपनी जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। दूसरी तरफ एकदम एक सैलाब आ गया जी अपना जो सिग्नल फ्री मंसूबा। मैं समझता हूँ सिग्नल फ्री मंसूबे से ज़्यादा हमें करप्शन फ्री मंसूबे चाहिए। ये जो सिग्नल फ्री मंसूबे बने उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी मॉडल पुलिस स्टेशन, भाई मॉडल पुलिस स्टेशन हमारा इशू नहीं है, हमें मॉडल पुलिस चाहिए। जो पुलिस, ऐसी पुलिस फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देंगे, ये लोग बिल्डिंग्स बना देंगे, सिस्टम्स लगा देंगे। इमारतों पे सारी तवज्जो रखेंगे, इमारतों पे आप अपने सारे वसाइल गर्क कर देंगे, रवैया ठीक नहीं करेंगे। मेरा इशू तो रवैये से है, आप रवैया तब्दील करें। आई वांट टू ऐड वन थिंग, मुझे ये बताइए कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थे पास्ट में, या कोई इनकी कोई ऐसी डिग्री थी फैशन डिजाइनिंग की? पहले आईजी हैं, हमने पहले बड़े आईजी देखे हैं, बड़े बड़े सोबर, बड़े अपराइट आईजी आए हैं। आज तक आईजी को आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, एज ए टिकटॉकर नहीं देखा होगा। और ये आईजी वाहिद हैं हमारे दौर के जिनको सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज़ है, अपनी नमूदो नुमाइश का, अपनी तस्वीरों का, कि मैं हर जगह, मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक आईजी, एक अगर एएसआई प्रमोट हुआ है तो उसके बैजेस भी आईजी लगा रहा है। भाई उस शहर का एक डीपीओ है, कहीं डीआईजी है, आरपीओ है, ये उनकी डोमेन है कि वो जो नए लोग प्रमोट हुए हैं उनको बैजेस लगाएं। आप, हाँ, अगर आपके पास कोई डीआईजी प्रमोट हुआ है, कोई एसएसपी प्रमोट हुआ है, तो आपके मनसब के शान शान तो हुआ है, आप उनको बैजेस लगाएं। बार का एक लंबी बहस है। हर दौर में जो भी आया है उसने थाना कल्चर के नाम पर इस थाने को कचरे का ढेर बनाया है। इमारतों से नहीं, लोगों को पुलिस मॉडल चाहिए, मॉडल पुलिस चाहिए। देखिए वही बात होगी ना कि आप अपने काम को, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने काम को। ठीक है, ये सोशल मीडिया की ट्रेंड्स के साथ आप चलते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। अगर हमारे जो करंट आईजी है उनको शौक है टिकटॉक वगैरह का, तो रखें, टिकटॉकर भी बने, सब कुछ बने, लेकिन एटलीस्ट जिस डेजिग्नेशन के लिए उनको रखा गया, अगर वो भी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सही तरह यूटिलाइज़ करें, तो मेरे ख्याल से इससे और ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि हम फिर इन सोशल मीडिया में आने वाली चीज़ों को भी अप्रिशिएट ही करेंगे। बात रही इकोनॉमी की, देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी डाउन है। आप बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, आप ठीक है, आपकी फैशन सेंस अच्छी होगी, बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो महंगाई आसमान पर चढ़ गई है, इसको प्लीज़ ज़रा नीचे वापस लेकर आए। इसको एटलीस्ट इतना तो लेकर आए कि एक आम इंसान या बाकी जितने लोग हैं, महंगाई के नाम पे सुसाइड कर जाते हैं लोग। मतलब महंगाई क्या चीज़ है, महंगाई की क्या औकात है कि एक इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो ये सोचे कि मैं अपनी जान ही ले लूँ, मैं अपने 4 बच्चों को कैसे पालूँ। मतलब ये नौबत ना आए, सो प्लीज़, और ये नौबत ना आए इसके लिए आप अपने सिस्टम्स को प्लीज़ ट्रांसपेरेंट रखें। खुदकशी से भी ज़्यादा संगीन वाक़यात ऐसे हुए हैं जब वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने हाथों से ये कितनी बड़ी नहरों में फेंक दिया है, उन्हें कत्ल कर दिया है। ये उससे ज़्यादा दिलखराश है। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूँगी एक और संगीन वाक़े की और संगीन इशू पे, जो कि एक बर्निंग इशू भी है और बहुत अफसोसनाक है। मुझे बात करते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ एंड एवरीवनस रेजिंग देयर हैंड्स फॉर इट। फ़लस्तीन की बात जो मैं करती हूँ और फ़लस्तीनियों की बात जो मैं करती हूँ, तो पिछले 3 महीने में 30,000 शहादतें हुई हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन, मतलब हर उम्र का इंसान मौजूद है जिसकी शहादत हुई है।
फैमिलीज़ की फैमिलीज़ जो है उनकी शहादतें हो गई हैं, दे आर लिटरली वाइप्ड आउट। उसके बारे में मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा है माजरा। ये बड़ा अंदोनाक है, बड़ा दिलखाश है। मैं लिखता रहता हूँ, मैं ये समझता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर क़यादत का खला है, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि पूरी दुनिया में क़यादत का खला है। मुझे लगता है जैसे ये ज़मीन मुर्दा है और हमारे ज़मीर मुर्दा हैं, और अगर इस कायनात में कोई ज़िंदा है तो वो फ़लस्तीनी है जो जाम शहादत नोश करते हैं और ज़िंदा जावेद हो जाते हैं, और बाकी पूरी दुनिया हम सिर्फ लाशें गिन रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे हम सारे वो गिद्धे हैं जो लाशों का इंतज़ार करते हैं कि लाशें आएंगी तो हमारी खुराक बनेगी। हम पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह की एक बर्बरियत और एक फस्तायत का मुजाहरा कर रहा है इसराइल, एक छोटा सा हकीर सा मुल्क है, और उसके मुकाबले में दुनिया में कितनी कितनी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, और आलम इस्लाम को अल्लाह ताला ने कितने वसाइल से नवाजा है, कितनी ताकत से, हैसियत से नवाजा है। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी एक इज्तिमाई ताकत और हैसियत है, लेकिन मुझे अफसोस है कि कहीं से भी ऐसी तवाना आवाज़ नहीं उभरी। मैं यहाँ यमन की बात करूँगा कि वो हालांकि बज़ाहिर छोटा मुल्क है और इतना ज़्यादा मौसर नहीं है आलमी सतह पर, लेकिन उसने अपने अपने होने का सबूत दिया है। उसने इसराइल की तनसीबात पर या उनके जो एक समंदर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ थे उन पर हमले किए हैं। जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने अपनी बिसात से कहीं बढ़कर अपना रिएक्शन दिया है। तो मैं समझता हूँ ये इससे हट के अगर सही मानों में जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, हम किसी से गिला क्या करें, किसी काफिर मुल्क से। हम तो अपने इस्लामी मुल्कों को ये उनका ज़मीर झंझोड़ सकते हैं कि आपको कम से कम सफारती महाज पर ही अपनी एक बड़ी मुतहरक और एक मुनज़्ज़म कोशिश करनी चाहिए थी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। आप इक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफार्म है, OIC का प्लेटफार्म है, आपको अल्लाह ने एक तेल की ताकत दी है, आप तेल बंद करके दुनिया को हिला सकते हैं। लेकिन जिस तरह आलम इस्लाम को, चुके अगर हम बात करें हदीस की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जब किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म महसूस करता है। और जहाद का जो दर्स है वो आज भी मुसलमानों पर लागू होता है, आज भी जहाद फ़र्ज है। हमने ये जो एक बना लिया है एक कि जी मुसलमान, इस्लाम जो है अमन का दीन है, इसमें कोई शक नहीं है, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। लेकिन इस्लाम ने हमेशा अपने दिफा के लिए, अपने नहते शहरियों के दिफा के लिए जंगें की हैं, फतूहात हासिल की हैं, नीयतें दुरुस्त थीं, किबला दुरुस्त था, ईमान कामिल था, अल्लाह पे तकवा था, तो अल्लाह ताला ने फिर अपनी गैबी इमदाद से नवाजा। अगर हम वाक़या जंगे ग़ज़वा बदर की बात करें, हम वो मुसलमान हैं जो ग़ज़वात के वारिस हैं, और ग़ज़वात के वारिस आज गज़ा को लावारिस छोड़ के बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी जवाबदेह हूँ अल्लाह की बारगाह में। हम सब मुसलमान बहैसियत मुसलमान, और ख़ास तौर पर वो मुसलमान हुक्मरान जिनको अल्लाह ने एक मनसब दिया है, ताकत दी है, हैसियत दी है, वो भी अपना जवाबदेह हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो हमें अब भी वक्त है इस हम ख्वाब गफलत से बेदार हों, और हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, और इंसानियत भी है और इस्लामियत भी है, दोनों हमारे रिश्ते हैं उनके साथ। तो हमें एज ए पाकिस्तान, जो कि हम एक एटमी ताकत हैं, हमारी अपनी वैल्यू है दुनिया के अंदर, हमें लीड करना चाहिए, आलम इस्लाम को बेदार करना चाहिए। अगर आलम इस्लाम में क़यादत का फुक़दान है तो कम से कम पाकिस्तान को एक एज ए लीड इसमें रोल प्ले करना चाहिए, वरना कल रोज़े महशर हम बड़े शर्मसार होंगे अल्लाह ताला के रूबरू, और अल्लाह के रसूल के रूबरू बड़े शर्मसार होंगे। तो आज वक्त है, जितना नुकसान हो गया वो नाकाबिल तलाफ़ी है। आप अंदाज़ा करें, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, अब तो किसी छुपी नहीं है। अब कल को ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह मैं बेखबर था। आज कोई बेखबर नहीं है, और अगर किसी का ज़मीर उसको मलामत नहीं करता, उसको झंझोड़ता नहीं है, तो फिर उसको अपने आप को अपने गिरमान में झांकना चाहिए, क्या वो इंसान है, क्या मुसलमान है। तो हमें इस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्गली रिएक्शन देना चाहिए पाकिस्तान को। आज भी पढ़ा था, वज़ीर आज़म का बयान था कि हम सफारती हमायत, भाई सफारती हमायत बड़ी कमज़ोर बात है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप उस हैसियत से बात करें, और आज आप अगर उस हैसियत से बात नहीं करेंगे तो कल अल्लाह ना करे हम पे अगर कड़ा वक्त आया तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये जो चल रहा है गाज़ा में,
और जो इतनी शहादतें हो रही हैं, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ठीक है, सोशल मीडिया के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमें वो वीडियोस मिलती हैं, हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पे वो इतना जुल्म हो रहा है, तो वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऑब्वियसली वो लॉस जो है, वो जो शहादतें हुई हैं वो वापस नहीं हो सकती, वो लोग ज़िंदा नहीं हो सकते, लेकिन कोई आवाज़ तो उठाई जा सकती है ना, कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसके हवाले से आप लोग भी सोचिए और देखें कि क्या किया जा सकता है। लेकिन मतलब अगेन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, जो कि हो रहा है बहुत ही दिलाबीद है। वेल, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डीप इनसाइट्स रिगार्डिंग the Tahiyat Ahli's case of Mr. Mian Nawaz Sharif Sahab, whereas also when we talk about जो इतनी इन्फ्लेशन चल रही है, whereas also about गाज़ा और उनके जो शहीद जितनी भी हुए हैं, मुझे क्लाइम करने का मौका दें। अभी आपने चूँकि इंट्रो में बात की कि ये जो है तायात अहली अवाम पे छोड़ दिया जाए, तो फिर हमारे जो रियासती अदारे हैं, अदालतें हैं, वो फिर किस बरस की दुआ हैं। अगर अवाम ने ही कौमी मुजरमों को सजा देनी है, उसके बारे में तयन करना है, तो फिर मैं समझता हूँ जो हमारे रियासती इदारे हैं उनका वजूद एक सवालिया निशान बन जाएगा। अदालतें फैसले करती हैं, चूँकि हमारे यहाँ कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और ना शायद मुझे होता नज़र आ रहा है, लिहाजा अदालतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, स्मूथली चले, और आई थिंक ना इस तरफ इतना झुकाव लेकर जाए ना उस तरफ, इस तरह से स्मूथ आप लोग का फैसला होना चाहिए। और ऑब्वियसली वी विल ऑब्वियसली एग्री टू द डिसीजन जो भी होगा, लेकिन इट शुड बी पता चले कि कुछ सर्टनटी है। वेयर एज ऑब्वियसली वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या डिसीजन होगा, लेकिन जो भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, और आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी हो वो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही हो, और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन ही करे आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह। वेल, ऑब्वियसली जो बर्निंग इश्यूज है वो तो चलते रहेंगे, इलेक्शंस, पॉलिटिकल अपडेट्स, ओपिनियंस, रिव्यूज़ भी चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समा पॉडकास्ट एज यूजुअल, एज आई ऑलवेज फोकसिंग ऑन दिस, but also thanks for watching us today, and thank you sir to you as well for being here, and thank you guys. Bushra Khan's leaving till to date, and we'll catch up with you guys in the next episode. Bye bye.